तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, देखिए लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा ना, जिसमें से आप समझ सकते हैं आपका 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर का पूरा इसी में से आने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने और भी प्रश्न पत्र आपको सॉल्व कराए हैं। ये सेट ए, ठीक है, ये सेट सी, देख सकते हैं सेट डी, ई और एफ। बस इतने आप 5 से 6 प्रश्न पत्र याद कर लोगे ना, तो पूरे 75 के 75 नंबर आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको बढ़िया से। अब मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। आप तो धैर्य से शांति से देखते रहिएगा। देख सकते हैं आपका विषय कोड है 401, ठीक है, एमपी बोर्ड का। और यहाँ पर ये सेट नंबर बी, इससे पहले मैंने सेट ए करा दिया है। चलिए, आत्मकथ्य कवि के कवि है। आत्मकथ्य जो कवि है ना, आत्मकथ्य जो कविता है वो उसके कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद ने ये रची थी। करुण रस का स्थायी भाव, देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। शोक किसका है? करुण रस का स्थायी भाव। और ये श्रृंगार है ना, ये क्या है? श्रृंगार है। और श्रृंगार का जो होता है ना वो होता है रति। क्या होता है इसका स्थायी भाव? रति। रौद्र जो होता है ना उसका होता है क्रोध। रौद्र का क्या आ जाएगा स्थायी भाव? क्रोध। वत्सल जो है ना वो है आपका वात्सल्य रस का, ये आपका स्थायी भाव है। और ये है आपका वात्सल्य रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के नाटक सम्राट किसे माना जाता है? हिंदी में जो नाटक सम्राट है वो किसको माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जो है वो नाटक के सम्राट माने जाते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य, वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है ना वो यहाँ से अपन लिख देते हैं थोड़ा सा, कृतवाच्य। पहला होता है आपका कृतवाच्य। दूसरा है हमारा भाववाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य। और तीसरा जाएगा भाववाच्य, कर्मवाच्य। तीसरा जाएगा भाववाच्य। हो गया चीजें। तो ये आपका हो जाएगा कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए, गंतोक का जो अर्थ होता है, गंतोक मीन्स होता है पहाड़, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, अगला है हमारा कि भोलानाथ अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? भोलानाथ अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती क्या करते थे? कुश्ती। और भोलानाथ के पिताजी उनसे कुश्ती में कभी कभी हार भी जाते थे। देखिए, गोपियाँ योग को त्रिदेश का संदेश मानती है, कड़वी ककड़ी के समान। यहाँ पर लिख देते अपन, कड़वी ककड़ी के समान, कड़वी ककड़ी के समान। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। प्रेमचंद्र त्रिदेश के सम्राट माने जाते हैं। तो प्रेमचंद्र उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। आमरण में समास है। आमरण में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन देखते हैं, अगला है हमारा क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। ऐसी कौन सी क्रिया? तो आकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आकर्मक। आकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है। अब आ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, सत्य सत्य। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया था। किया था क्या? तो गोपियों को तो कड़वी ककड़ी का जैसा संदेश लग रहा था। ठीक है, तो इसने स्वीकार नहीं किया था उन्होंने, तो इसलिए हो गया आपकी पहली असत्य। शब्द गुण के 4 प्रकार होते हैं, शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। तो ये बात हो गई आपकी असत्य है।
अब शब्द गुण में 3 तो प्रकार होते, कौन कौन से होते? एक तो पहला है माधुर्य, प्रसाद, तीसरा रहेगा ओज। ठीक है, प्रसाद, माधुर्य और ओज। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य बात है। राम पढ़ता है, इसमें प्रश्नवाचक है, तो ये देखिए सरल वाक्य है, ये क्या है आपका? सिंपल से सरल वाक्य कह सकते हैं, साधारण वाक्य कह सकते हैं अपन से। तो ये हो गया आपका असत्य। ये एग्जाम में ये नहीं लिखना ब्रैकेट के अंदर का, तो मैं समझा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि सही क्या है। क्योंकि यदि कोई पूछ ले कि ये सरल वाक्य है क्या, तो सरल वाक्य तो है, ये सरल वाक्य कह सकते हैं अपन, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? साधारण वाक्य, है ना। हो गया। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल राइट बात है। सोरठा, ठीक है, सोरठा छंद एक क्या है? विषम मात्रिक छंद है क्या? ध्यान देना है, विषम मात्रिक छंद है नहीं, तो ये आपका जो है ना, ये पहले तो सत्य लिख देता हूं मैं, फिर है क्या? सोरठा एक, सोरठा है अर्ध सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, और ध्यान रखना दोहा का उल्टा है ये। दोहा के प्रत्येक चरण में 13-13 होती है, इसमें पहला प्रथम और तृतीय चरण में कितनी होती है? 11-11, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? 13-13 होती है। ये उल्टा है, क्योंकि दोहा में 13-13 आगे है, 11-11 पाछे है। ठीक है, याद रहेगा भैया, इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी है आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का आपका जाएगा यहाँ पर प्रयोगवाद। रामचरितमानस, देखिए मधुर चांदनी, ये चंदनी नहीं है, चांदनी है, मधुर चांदनी रातों में। ठीक है, तो रामचरितमानस क्या कहा जाएगा? महाकाव्य। रामचरितमानस क्या है? एक महाकाव्य। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जाएगा मुजफ्फरपुर। उल्लू बनाने का मतलब जाएगा मूर्ख बनाना, एक मुहावरा है, मतलब वो है, हाँ मुहावरा का अर्थ। शिव सहाय पूजन, तो 5वां जो हो जाएगा माता का आंचल, या अंचल भी कहते हैं इसे, दोनों नाम हैं, माता का आंचल या माता का अंचल। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी, देखो ये मैंने बता दिया चांदनी है ना, तो मधुर चांदनी रातों में। ये हो गया भैया, इतनी चीजें क्लियर है। आगे देखते हैं। कुकरमुत्ता, कुकरमुत्ता के कवि है, कुकरमुत्ता के कवि का नाम क्या है? तो कुकरमुत्ता जो है ना, उनके रचनाकार है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मात्रिक छंद के प्रकार बताइए। मात्रिक छंद के, ठीक है, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? सबको याद है, सममात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक। याद रहेगा, लिख भी देता हूं थोड़ा थोड़ा। सम, विषम, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए, हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? हिंदी की सबसे प्रिय लोक विधा कौन सी है? तो है कहानी। जिन शब्दों से होने या करने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, वो शब्द कहलाते हैं क्रिया, जिनसे अपनी वर्ब कहलाती है ना। किसी दुकान का ना होना कटाओं के लिए वरदान क्यों है? किसी दुकान का ना होना कटाओं के लिए वरदान क्यों है? तो क्योंकि प्रदूषण से बचाए, प्रदूषण से बचाए। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? कड़वी ककड़ी सा लगता है योग का संदेश। किनको? गोपियों को। योग का हो गया भैया।
चलिए इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रगतिवाद काव्य की कोई दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ PDF के थ्रू, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आए, क्योंकि मेरा विचार ऐसा है कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको अच्छे नंबर आए यार, बस कैसे न कैसे करके वो अच्छे टॉपर बने, कोशिश यही है मेरी। तो अच्छा, जो बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिए ना, नोट्स के लिए आप चैनल पर जुड़ जाओ, ठीक है। तो ये आपका मैं निकाल लेता हूँ, एक सेकेंड। ये जीवन जितनी बार मिले, अरे बार, देखिए ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है, प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम की भावना का खुला चित्रण, ठीक है। प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, एक तो नवीन उपमानों का प्रयोग है, प्रेम की भावना का खुला चित्रण है, बुद्धिवाद की प्रधानता है, निराशावाद की प्रधानता। तो ये हो गया आपका, कोई भी दो लिख देनी है, ठीक है। इसी के अथवा में बोल रहा है रीतिकाल के प्रमुख दो कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं। तो ये रीतिकाल के प्रमुख कवि है, भूषण का जाएगा, ठीक है, यहाँ पर छत्रसाल दशक, ठीक है। केशव दास की जाएगी कवि प्रिया, रसिका, पद्माकर का जाएगा राम रसायन, गंगा लहरी। कोई से भी दो लिख देने हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही लिखो, कहीं से भी क्वेश्चन देख लो आप, तो मेन चीज़ है बस, है ना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, देखो ध्यान से। नागार्जुन की काव्यगत विशेषता लिखनी या फिर अपने को सूरदास की लिखनी है। तो यहाँ पर अपन बता देते हैं आपको नागार्जुन की। तो नागार्जुन देखो, इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में ना थोड़ा बहुत पूछ लेता है कि इनका, ठीक है, बचपन का नाम क्या था। तो नागार्जुन का जो जन्म हुआ ना दरभंगा जिले के, ठीक है, सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। आपका नाम वैजनाथ मिश्र था। क्या नाम था इनका, वैजनाथ मिश्र। प्रारंभ में आप मातृ नाम से भी लिखा करते थे, है नहीं। बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर आपका नाम नागार्जुन रख लिया, ठीक है। मतलब प्रारंभिक नाम क्या था, वैजनाथ मिश्र था। ध्यान रखना, बस किसी बात याद रखना है, ठीक है। घूमते घूमते विदेश पहुंच गए, नहीं यहाँ पर 1948 को मर गए। बस ये दो चीज़ें, जन्म और क्या था बचपन का नाम, और ये चीज़ें। अपना MP बोर्ड में वो तो सही जोड़ी का इनके लिए आ गया, कहीं किसी चीज़ आ जाए तो। अब रही बात रचना की, तो रचना में लिखना है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। नागार्जुन की रचना याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले बोलना है नागार्जुन, कह रहे युगधारा से, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। समझ में आ गया, आखिर तुझ में ऐसा है क्या। तो ये आखिर ऐसा क्या, तो ये ऐसे बेटा याद कर सकते, मैंने मन से बनाया है, कोई अलग से चीज़ नहीं है, आप भी अपने मन से विचार कर सकते हो। काव्यगत विशेषताएं आप पढ़ लेना, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखी है मैंने, ठीक है। कला पक्ष, काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया, और साहित्य में स्थान हो गया भैया। ये सारे नोट्स में आपको है ना पूरी चीज़ें मिल जाएगी, पूरे नोट्स मिल जाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है ना। और जितने भी ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबकी PDF मिल जाएगी। पूरा 10th क्लास का जो खर्च है आपका 200 रुपये मात्र। इस वीडियो को देख के जो बच्चे जाएगा ना, 200 रुपये है मात्र, बाकी 215 रुपीज़ मैंने चार्ज कर दिया है। कोई मैंने ये नहीं कहा कि नहीं असली पेपर है, क्या है वो आपके हिसाब से देख लो बेटा। मैं मॉडल पेपर देता हूँ और उसमें से पेपर आउट नहीं जाएगा। इतनी बातें क्यों कह दी मैंने, इतनी बढ़ के बातें कह दी, समझ के पेपर आउट नहीं जाएगा तो क्या अपन ने बनाया है क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है अपनी कोचिंग का रिजल्ट, ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है ये, ठीक है भैया। इतना तो आप थोड़ा बहुत समझिए कि मेरे पास से इतनी बच्चों की परसेंटेज जा रही, तो मुझे थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा, पेपर कैसा आता है, कहाँ से डिजाइन होता है, एग्जामिनर क्या क्या चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा पूछता है, चांसेस सबसे ज़्यादा किन प्रश्नों के होते हैं, मुझे पता है यार सारी चीज़ें। आप एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा, ज़बरदस्ती नहीं है, देखो बनी तो बनी, अपने घर बनी। ये भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है, सॉरी सूरदास का बता रहे थे ना अपन, ये सूरदास का हो गया है, ठीक है भैया, हो गया। यहाँ से रचनाएं सूरसागर, सुरसारा वाली, साहित्य लहरी। चलिए इसके बाद में आ गया भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या लिखना है, सूरदास जी जो थे ना कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, इनके काव्य में भावों का सागर लहराता है, इनके काव्य में भावों का सागर लहराता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। देखिए मैंने इस टाइप से नोट किए इसको भाव पक्ष में भी, कि अलग अलग पूछे ना, तो सिर्फ सूरदास जी किनके अनन्य भक्त थे, कृष्ण के। भावों का सागर लहराता है,
तो काव्यों में भावों का सागर लहराता है। सूरदास जी को किसका सम्राट कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने अपने काव्य में किसका प्रयोग किया? तो संयोग और वियोग दोनों रसों का प्रयोग किया है श्रृंगार के, रहेगा ध्यान। चलिए कला पक्ष के अंतर्गत देखते हैं। तो कला पक्ष में जाएगा सूरदास जी अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास जी ने किसका प्रयोग किया अपने काव्य में? ब्रज भाषा का। इन्होंने गेय पद शैली का प्रयोग भी किया है। इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये रीड करने के लिए आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नोट्स के लिए मैंने पहले ही बोल दिया है, एक साथ जुड़ोगे तो सब कुछ भटकने की जरूरत नहीं, पूरी चीज़ें मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, आपको मिलेगी। जुड़ो यार, मुझे इतना तो भरोसा करो आप बिल्कुल। देखिए इनमें से 1000 बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, तो 1000 में से 100 बच्चे तो मुझ पर भरोसा करिए कि नहीं यार, हाँ जो चीज़ें बता रहे प्रूफ के साथ बता रहे, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, अल्लाह जो कि करूँ क्या कह सकता हूँ, और उसके आगे ना, ठीक है, मेरा और आपका संबंध ऐसा संबंध बनाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा यादगार रहे, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, पढ़िए, फ्री में भी दे रहा हूँ सारी चीज़ें, और थोड़ा सा चार्ज देंगे तो थोड़ा सा फ्री में और चार्ज में बहुत फर्क रहता है, इतना तो आप इशारा समझिए। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराहाग्नि में घी का काम कैसे किया? देखिए ये तो क्वेश्चन है, ये याद भी है ना, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करें इसमें। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के टूट जाने पर लक्ष्मण के धनुष टूट गए, तो उस पर कौन कौन से तर्क दिए? कोई से भी 2 लिख देने हैं, 4 लिखे हैं, ये नहीं बोला कि 4 ही लिख के आओ, 2 कोई सा भी लिख दो। राम का धनुष को टूटने पर कोई दोष नहीं है, उन्होंने जैसे ही धनुष को टूटा वो ऐसे ही टूट गया। राम ने तो धनुष को नया समझा था, किंतु यह तो पुराना जर्जर था इसलिए टूट गया। ठीक भैया, कोई सा भी अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पर अपने, ऐसा तो नहीं कि पेपर से आउट दे बता रहे हैं, ये देखो मिलान कर लो। इन कविताओं के आधार पर निराला की काव्यगत शैली की विशेषता है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर ये कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही जो समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, अरे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। चलिए, तो ये उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, तो इस कथन के माध्यम से कवि प्रसाद जी, किसने की रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी कवि कहना चाहते हैं कि मधुर चांदनी रात में मेरे प्रिय के साथ साथ जो मैंने पल बिताए हैं वे मेरी निजी संपत्ति है, उसका कथन सबके लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए आत्मकथा में ये सभी बातें नहीं की जा सकती। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कौन सी? आत्मकथ्य। आत्मकथ्य कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तो ये आत्मकथ्य कविता है, थोड़ा सा पढ़ लोगे आप, छोटा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि नहीं आपको बड़े बड़े दूँ, मैंने तो यहाँ पर अंतर लिखे हैं, कोई 2 लिखने हैं, मैंने ठोक दिए 4, अब कोई 4 के 4 थोड़ा ना, जो जमे अच्छा पढ़े। अब 10th क्लास के बच्चे हैं, इतने समझदार हैं। पाठ्य मुक्तक पढ़े जाते हैं, गेय मुक्तक गाए जाते हैं। इसमें एक ही भाव की गहनता होती है, इसमें संगीनात्मक की गहनता होती है। इसके कवि कबीर, रहीम बिहारी, इसके कवि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, जो जमे वो कर लो। हो गया? थोड़ा सा इसको नीचे रख देते यार, थोड़ा सा, हाँ समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन में बताता जाऊँ, पेपर के तो क्वेश्चन है पूरे। अब देखते थे, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। देखिए, जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है, ऐसा काव्य जिसमें शब्दों की आवृत्ति एक समान होगी किंतु अर्थ भिन्नता नहीं होती, वहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार हो गए। मन क्रम वचन नंद नंदन और यहाँ द्र करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी काना काना जकरी। यहाँ पर कौन सा है भैया? आप यहाँ पर है आपका पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। हो सकते इतने कर सकते हैं। ये उदाहरण है, तो आपके बुक का ही है। स्थाई भाव और संचारी भाव में अंतर हर बच्चे जानता है। देखिए, स्थाई भावों की संख्या कितनी है? 10 है। संचारी भाव कितने हैं? 33 है। एक रस का एक ही स्थाई भाव होता है और एक रस के कई संचारी भाव हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है, ये तो कर सकते हैं अपन। कोई से भी 2 कर लेना है, 3 करके जाना, कभी एग्जाम में एक आधा भूल जाओ तो। देखिए यार, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, विशेष आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। देखिए यार, थोड़ा सा सभी लोग हैं ना, मेहनत तो करते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा। बच्चों के लिए मैं मेहनत भी करता हूँ, मेरा भी घर खर्चा है, धंधा पानी है, ठीक है। आप भी समझिए थोड़ा सा बातों को। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी वजह से यदि एक बच्चा मेरी एप्लीकेशन पे ऐड होता है, ठीक, तो मेरी जो मेहनत है वो सार्थक हो जाएगी।
ठीक है। बाकी देख लीजिए, आपको लगेगा आपके ऊपर निर्भर है, ये आपका चैनल है, इसको आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, गलत तरह की कमेंट करनी है, अच्छी बातें बतानी है, हमारा सपोर्ट करना है नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। हम भाई साहब असली पेपर वाले धंधे वाले नहीं हैं। हम सीधी सी बात है, मैं तो आपके लिए 4-4 घंटे 5-5 घंटे मेहनत भी कर सकता हूँ, पर सपोर्ट चाहिए आपका। आप साथ दोगे 100% दवा यार, क्या एग्जाम साले फोड़ देंगे पेपर को, बिल्कुल चिंता क्यों कर रहे हो यार। ये परसेंटेज कोई धोखाधड़ी की परसेंटेज नहीं है यार भैया, ये इसको मानो आप। ये परसेंटेज जो 96% है, 96% है, ये 91% है, ये जो बच्चों की परसेंटेज है ना, कोई धोखाधड़ी से नहीं बनाई, ये ऑफलाइन कोचिंग की ही है। मैं चाहता हूँ यार आपको भी इसी तरीके से परसेंटेज मिल जाए। आपका और हमारा संबंध भले मोबाइल से हुआ, पर यादगार जब भी रिजल्ट खोलो तो वहाँ से पढ़े थे यार, वहाँ से पढ़े थे। बिल्कुल समझ में आ गई बात नहीं? तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ, तो अपने दोस्तों को जोड़िए, जानता कोशिश करिए कि आप एप्लीकेशन में ऐड हो जाए, पेड एप्लीकेशन में, वहाँ हो जाइए। ठीक है, चलिए चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से, तो यहाँ एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होती है, अंत में 2 गुरु होते हैं। ये होगी चौपाई छंद की परिभाषा। सिंपल सा उदाहरण है, मंगल भवानी अमंगल हारी, अरे द्रव सुदशरथ अजरे बिहारी, अरे मंगल भवानी अमंगल हारी, पूछ पकड़ के मुंदरी मारी। ठीक है, चलो मुंदरी मार देना, कोई मारो तो। इसके अलावा ये तो सबको याद है, जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीश तिन लोक उजागर, रामदूत बलधामा अंजनी पौत्र भवन सुतनामा। ठीक है, सबको याद है भाई, पूरी तो हनुमान चालीसा थोड़ी पढ़नी है अपने को। चलिए उदाहरण हो गया बेटा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है लेखक परिचय का, स्वयं प्रकाश। ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ना, इसलिए थोड़ा सा दिखेगा नहीं, ये हो गया है, ये मोबाइल की वजह से मैंने बड़ा कर दिया है थोड़ा सा, तो उसको फिर छोटा करूँगा, फिर बड़ा करूँगा। देख लो आप ध्यान से, क्वेश्चन को देखो फिर ऊपर। स्वयं प्रकाश का हो गया है। ठीक है, प्रॉपर रचनाएं आपको लिखनी। सूरज कब निकलेगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन भी भगवान जाने मोदी आएगा जब भी आएगा अच्छे दिन तो। ठीक है, सूरज कब निकलेगा, ठीक है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। साहित्यिक विशेषताएं भाषा शैली में, स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप बदल होती है। ये वर्ण विषय अर्थात जिसका वर्णन हो सके उसका ऊपरी वर्णन करने के बजाय सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी कहानियों में व्यंग की चेतना स्पष्ट सुनाई देती है। उनकी शैली, ठीक है, हास्य लिखा हुआ है ना, ये क्या है शब्द आपका, हास्य। ठीक है, उनकी शैली हास्य एवं व्यंग की प्रधानता है। छोटे छोटे वाक्यों में शैली में समासिकता आ गई है। समझ आता ना हो इसलिए थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, कठिन चीज़ें आएगी तो मैं समझाऊंगा आपको, ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझाएंगे, है ना। चलिए इसके बाद में आपको जाए यशपाल वाला। यशपाल के लिए आपको रचनाएं करनी है, साहित्य में स्थान करना है, भाषा शैली करनी है। साहित्यिक विशेषता के नाम से पूछ ले तो भाषा शैली लिखनी, भाषा शैली पूछे तो भाषा शैली। ये सिंपल यार, देखो प्रॉपर ढंग से बताया, पूरा कॉन्सेप्ट करवाया, आपके लिए करवाया केवल कि एग्जाम में किस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। थोड़ा समय, वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है तो इसलिए थोड़ा सा अपन यहाँ पर अपन कोशिश कर रहे हैं आपको। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 14। ये इसका अथवा रहेगा। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर, यहाँ छोटा होता है, यहाँ बड़ा होता है। किसी महान व्यक्ति का होता है, यहाँ सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है। इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है। इसकी भाषा अभिधामुख, अरे भैया 6 लिख दिए रे, 2 करना है। ये जीवन जितनी बार मिले, मेरा मन राम ही राम रटे, राम ही राम रटे। नाटक और एकांकी में अंतर है। देखिए नाटक, अच्छा कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब नाटक समझ में नहीं, नाटक क्या चल रहा है। अरे नाटक क्या लफड़ा है कि जिनमें एपिसोड हो उन्हें कहते अंक। इसमें आता है नाटक में अनेक अंक होते, रट लेते बच्चे, अंक का मतलब क्या ये समझ में नहीं आता। अरे अपन देखते पिछले एपिसोड में आपने ये देखा है, पिछले एपिसोड में भाई संध्या राठी वहाँ की रही थी, जलेबी वलेबी कहीं कहीं सूरज भाई सामने खड़ा है। जो भी है, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक दृश्य काव्य का एक विस्तृत रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का छोटा रूप। नाटक में एक एपिसोड में खत्म हो जाती है, सॉरी एकांकी एक एपिसोड में खत्म हो जाती है।
तो एक अंक वाली नाटक को क्या कहते हैं? एकांक। ऐसा भी आ जाता है, वो भी एक तरह की नाटक ही है, एकांक भी। तो एक अंक वाली नाटक को क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, है ना, तो कर सकते हैं। ये छोटा बड़ा, ये तो सबको याद भी है, साल भर आपने मेहनत भी की, कोई इशू नहीं इसमें। अगला है संधि और समास में अंतर, देख सकते हैं, सिंपल सा मैंने दिया है। क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण के भेद हो गए। ये जो है ना, ये जो पूरा क्यों लिखा है, इसके प्रकार क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, हो गया। अब क्रिया विशेषण के प्रकार में आपको ये लिख देना केवल, ये एक आप पेपर में एग्जाम में ये प्रश्न अलग से आ सकता है, ये कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। अच्छा, अब कालवाचक किसे कहते हैं उदाहरण से, तो इसलिए मैंने कालवाचक की परिभाषा भी लिखवा दी। रीतिवाचक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण आ गई। परिणामवाचक क्या हो गया, तो समझ रहे, इससे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर ऐड है। बाकी वैसे आएगा तो यही आएगा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण के भेद, बस। क्वेश्चन नंबर 17 देख लिया आप, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा हो गया ये। अब आया है क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये थोड़ा सा 2 हिस्से में है ना, तो ये आपको 2 हिस्से में हो गया, कर सकते। बाकी मैंने बड़ा करके भी आपको दे दिया स्क्रीनशॉट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कर लोगे। अच्छा, मीठी बोली में क्या अनुच्छेद है, ठीक है। देखिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होई। तो मतलब वाणी हमें ऐसी बोलनी चाहिए कि जिसमें व्यक्ति का, यदि आप क्रोध में हैं, यदि आप कोई गुस्से में और आपने प्रेम से कोई चीज़ें किसी को बता दी, तो बेटा वो अपना जो सारा दुख है, क्रोध है, वो कई व्यक्ति को देखता है वो बहुत गुस्से में होता है, बस एक थोड़ी सी मुस्कान दो ना तो पूरा गुस्सा उतर जाता है उसके झटके में। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे, दूसरे व्यक्ति को भी अच्छी आनंद करे। नहीं तो पता है थारी बहन की थारी माँ की, ये नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें क्या गलत लोगों के विचार है, घड़ गया, ये हो गया। तो थोड़ा सा कर लेना आप, हो गया भैया। चलिए, पर्यावरण पर संवाद लिखना है। संवाद के लिए मैंने प्रॉपर आपको बता ही दिया है, गाइडेंस दे दी है एक वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा संवाद लेखन कैसे करें, हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसके लिए थोड़ा सा अपने को इसको नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो दूंगा तभी तो जाकर होगा काम। ये हो गया था ना, यहाँ तक मीठी वाणी बोली हो गया। और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19, जीप कस्बा को छोड़कर आगे बढ़ गई थी, हलदार साहब भी मूर्ति, ये हो गया। ये होगी व्याख्या इसकी। इसी के अथवा वाला है बाल गोविंद भगत का, ये देखिए यहां से, ओके भैया। राम राम जप छोड़ झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट, ये होगी बाल गोविंद भगत की, और ये व्याख्या होगी, हो गया भैया। अब नाथ संबुध अनुभंज निहारा, अरे हो यूं कोई एक दास तुम्हारा, आयस कहाँ कीन कर मोही, सुनिरी साय बोले मुनि कोही, सेवक जो सो करे सेवकाही, हरि करनी करी करही लड़ाई। अरे सुनहु राम जयी शिव धनु तोरा, सुनहु राम जयी शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगऊ है बाई समाजा, नाते मार जाय सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई रब माने, बहुधन सी तोरी लड़काई, कबहु न असिरीस की नहीं गोसाई। अरे यही धनु पर ममता कोई है तू, मुनि रिसाय बोले कृप के तू, नेरत रेन बालक काल बस बोलत, तो ही न समारी हे रामा, धनु ही समर त्रिपार धनुर विगित सकल संसार सिया रामा। अब देखिए, ये तो बेटा यार मैं भी थोड़ा सा वीडियो बनाना थक जाता हूँ, थोड़ा टाइम पास तो करना पड़ता है ना। चलिए, तो ये देखिए बेटा, नाथ संबुध अनुभंज निहारा, नाथ जो है भगवान, जो भी शिव का धनुष तोड़ा है ना, वो आपका कोई दास होगा, आज्ञा कीजिए उसके लिए क्या आदेश है,
ऐसी बातें सुनकर मुनि क्रोध में बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई। अरे सेवक तो वहां होता है जो सेवा करता है। अरि करनी कर ही लड़ाई, इसने तो मुझसे युद्ध करने का, हाँ युद्ध करने का प्रयास किया है, युद्ध करने का काम किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। यानी कि सुनो राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो तो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। ठीक है। सो बिल कंवर बाही समाजा, नाता जार नाता मार जया ही सब राजा। यानी कि सुनो, जितने भी यहाँ पर जात पात के मतलब समाज वाले जितने भी राजा महाराजा बैठे गए हैं उसको मेरे को सामने कर दो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, नहीं तो मैं सारे के सारे को मार दूंगा। ठीक है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोला पर सुधरई अवमाने। तो यहाँ पर बेटा गलत लिख गया ना, ये सब राजा नहीं, ये अवमाने आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु को परसे की तरफ देखकर और उनके थोड़ा सा अपमान करते हुए बोले, बहु धनु तोरी तोरी लड़काई। बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, कबहु ना सिरीस की नहीं गोसाई। कभी तो आपने ऐसी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता कही है तू, सुनी रिसाई बोल भृगुल के तू। ठीक है। ये इस धनु पर कैसी ममता है, इस पर कौन सा ऐसा प्रेम है। ऐसी बातें सुनकर आप भाई साहब ऐसी कह दी। अब मैं मान के चलो आपको कह रहा हूँ, बेटा कह रहा हूँ, मान के चलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि अच्छा 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 ऐसा क्या है यार भाई साहब, क्या है, क्यों पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, कि मतलब आपको गुस्सा दिला दिया मैंने, आप गुस्सा दिला दिया तो मैं करूँगा बड़ी आपकी। अरे हाँ, नई मोटरसाइकिल, नई कार, अरे तो कहीं कर तुम्हारा तो मज़ा है। अब मज़ा है, उसको चीड़ ऐसी आए कि 2 लाख की 2-4 मिला के सारी सजा कर दूँ। तो वो जब ऐसा ऐसा वो बड़े ही कर रहे हैं कि हमने तो बहुत सारे ऐसे धनुष तड़ी तोड़ दी बचपन में, अब आपने उस पर क्रोध नहीं किया, अब क्यों क्रोध कर रहे हो इतना। तो यहाँ पर वो समझा रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन 100% आ रहा है एग्जाम में ना, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल तौर पे इसको बताया है। तो भाई साहब क्रोध आ रहा है कि रे नृप बालक काल बस बोलत तोय न समार। तो काल के वश में होकर ये बातें बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। ठीक है। तो ये सारा संसार जानता है, ये कोई हल्का फुल्का धनुष नहीं था, ये तो शंकर भगवान का धनुष था। ये संदर्भ हो गया बेटा, ये प्रसंग हो गया है और ये भावार्थ हो गया है। कर पाओगे आपका आराम से। चलिए कोशिश की है थोड़ा सा। तुम्हारी यहाँ दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। ठीक है। ये हो गया आपका। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इनको सबके एक सेपरेट बना दूं, भले आधे घंटे का बनाएगा। जिन बच्चों को समझना है वो समझ लेंगे, बाकी क्या हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिनने पहले से तैयारी कर ली है, तो थोड़ा सा पता स्किप करके आगे बढ़ जाया करो, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो छोड़ के जाओ, क्योंकि आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। देखिए ये चैनल आपका चैनल है, बार बार कह रहा हूँ मैं, ये चैनल आपका चैनल है। देखिए बच्चों को ऐसा लगता है बकवास करते हैं, ये करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। देखो बेटा यार, हमारी भी मेहनत लगी, थोड़ा आप सपोर्ट करोगे तभी तो हमारी भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है। अब लोगों के व्यू आते हैं 4-4 लाख 5-5 लाख, हमारे कम से कम लाख तो पार करवाओ, है ना। ठीक है। हाँ, हमारा भी सपना है यार कि 1 मिलियन अपना सब्सक्राइबर हो। ठीक है। आपके सहयोग से होगा। अब अपने दोस्तों के सारे दोस्तों को भेज दोगे तो वैसे हो जाएंगे, इसी पेपर में हो जाएंगे। ठीक है। पर मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। अब मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए भारत एक बहुत पुरानी नगरी है वाराणसी। तो देखिए गंगा की निर्मल धारा सहस्त्र वर्षों से इसके आंचल में मचल कर बहती है। इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। तो ये ढूंढने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए वाराणसी का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो ये सैकड़ों वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में काशी किस राज्य की राजधानी थी, ये लिखा है। ठीक है। तो हमेशा यहाँ नगरी शिक्षा का केंद्र रही है। प्राचीन काल में यहाँ काशी राज्य की राजधानी थी। किसकी? काशी की। तो यहाँ पर काशी आ जाएगा। वाराणसी से होकर कौन सी पवित्रम नदी बहती है? ठीक है। तो यहाँ पर देखो गंगा की निर्मल धारा, गंगा जी बहती है। तो ये सिंपल सा उत्तर हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? बहुत सिंपल आएंगे ये क्वेश्चन सिंपल रहते हैं ना। ये मैंने यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये पूरा उत्तर भी मैंने आपके सामने बता ही दिया है। अब है आपका लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन का। मैंने प्रॉपर एक आपको बता दिया किस तरीके से आपको लिखनी है। बाकी यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लॉन्ग वीडियो में क्या करूँगा, ये जैसे पूरा जो वीडियो रहेगा उसके अंत में बताता हूँ सारी चीज़ों को, है ना। तो लॉन्ग वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखा करो हमेशा, उसमें ही सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। ठीक है। निबंध की हम बात करें तो निबंध में आपको देखिए मेरा प्रिय खेल तो करना ही करना है, विज्ञान की देन, छात्र जीवन में अनुशासन, बस 3 करके जाना है। पर्यावरण प्रदूषण कर लो, देखो पर्यावरण प्रदूषण कर लो,
छात्र जीवन में अनुशासन कर लो और विज्ञान की देन कर लो, कुछ नहीं करो तो 3 और, मतलब 5 में से 3 करके जाना है कोई से भी, ऐसा नहीं एक करके जाओ। हाँ, विज्ञान की देन के 100% चांस है आने के, ऐसा नहीं है, ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण का आएगा। ये बाबू मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर बता दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरी मदद करें आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है। और जो लोग तरह तरह कमेंट करते हैं ना, फेक पेपर एक पेपर, तो मेरे दाई जी, मेरे पिताजी, आप ही समझदार हो, हम तो मूर्ख हैं। हमने यहाँ पर लिखा है आदर्श प्रश्न पत्र, इसका मतलब है कि मॉडल पेपर है, आपको इससे अनुभव हो जाएगा पूरा पेपर कैसा आएगा। पेपर के क्वेश्चन आउट नहीं जाएंगे। कोई बच्चे के मन में शंका ये होती है कि वो क्या समझता है कि ये आदर्श प्रश्न पत्र लिखा तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेपर के क्वेश्चन पूरे आने वाले हैं। थोड़ा बहुत हमें भी बचना कि नहीं बचना, एमपी में फंस जाएँ तो कोई जेल चल जाऊँ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।